है, सर, जो ओमान उसको के तो अंदर अंडरमाइन ना बातचीत करें। हो रही थी, बिल्कुल जो ओमान के अंदर बातचीत हो रही थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, फिर आपने देखा कि हमला कर दिया अमेरिका की जाने से। मैं वापस आऊंगी आपके ऊपर, JCPOA के ऊपर, कि उस वक्त क्या हुआ था और अभी जो अब तो टेबल पे और चीज़ें आ गई यूरेनियम से के अलावा, वो कौन कौन सी मानी जा सकती हैं। लेकिन खालिद साहब, ये जो हमला अगर होता है, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमला हो, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का हमला होगा? और फिर जो बहरी ताकत है, क्या वाकई वो ईरान की अब कमज़ोर हो गई है और अमेरिका की जो बहरी ताकत है उसका मुकाबला कैसे ईरान कर सकता है? ज़ाहिर है कि हमला तो इधर से ही ज़्यादा होगा। दूसरे भी उन्होंने कहा, अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मरांडी का पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि जितने भी रीजन के अंदर ममालिक हैं वो अलर्ट हो जाए। तो ज़ाहिर है कि प्रोफेसर मरांडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब वो बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको, किस तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है? असमा साहब, प्रोफेसर रंडी से पहले आप उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री में चले जाएं। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 2001-2 में मैं नेशनल डिफेंस वॉर कोर्स कर रहा था, तो उस दिनों में अमेरिका ने एक एक्सरसाइज की थी, मिलेनियम चैलेंज 2002। और वो रेड फोर्स और ब्लू फोर्स थी, और ब्लू फोर्स ज़ाहिर है अमेरिका थी, और रेड फोर्स का जो कंपोजिशन उन्होंने उस वक्त प्ले की थी आज से 24 साल पहले, वो तकरीबन ईरान की सिनेरियो था 24 साल पहले, ये ज़हन में रखिएगा। उस वक्त उनके जनरल रिपर थे जो ऑपोजिट प्ले कर रहे थे, यानी ईरान के लीडर थे, वो कमांडर थे। उन्होंने उस वॉर गेम में बड़ी इनोवेशन लगाई। उन्होंने यही स्टॉर्म किया था, उन्होंने सुइसाइड जो उनकी गन बोट्स थी और स्वार्म किया था, उन्होंने पूरे सी को किया था। तमाम ये करने के बाद आप हैरान होंगी कि उस वक्त जनरल रिपर ने पहले दिन अपने वॉर गेम के दौरान अमेरिका ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोया था और 16 डिस्ट्रॉयर को, कश्तियों को तबाह किया था अमेरिका की वॉर गेम में। तो वॉर गेम रोकी गई, रीडिजाइन की गई ताकि अमेरिका को जिताया जा सके। ये मैं 24 साल पुराना डाटा आपसे शेयर कर रहा हूं। 200 तकरीबन $50 मिलियन उस वक्त खर्चा गया था। 1.5 लाख पर्सनल एक्चुअली डिप्लॉयड थे वॉर में, जस्ट टू सिमुलेट एज अ नियर रियल वॉर लाइक ईरान वर्सेस US 24 साल पहले। तो अगर उस वक्त उनको अमेरिका को पता लग गया था कि इनकी ये कैपेबिलिटी है जो वो आज दिखा रहे हैं, तो अब तो उन्हें बहुत ज्यादा रिफाइन कर लिया। अब उनके पास, अभी पिछले दिनों हम राद मिसाइल बात कर रहे थे, अब उनके पास एक नूर मिसाइल है। राद मिसाइल सी स्किमिंग है, यानी कि समंदर के ऊपर उड़ता है, बहुत लॉन्ग रेंज है। लेकिन ईरान ने देखा कि तो वेस्ट है, 350 किलोमीटर में जरूरत ही नहीं है, मुझे तो 100-150 किलोमीटर चाहिए। उन्होंने लेटेस्ट चीन का एक अपग्रेडेड वर्जन नूर ऐड किया है, जिसकी वजह से वो डेटरेंस क्रिएट करने में अभी भी कामयाब हुए थे, पहले भी, आइंदा आने वाले वक्तों में भी करेंगे। और अभी जो शुरू के प्रोग्राम में आपने इशारा किया था बाबल मंदब, तो अभी फोकस ही नहीं हुआ। तो आई थिंक बहुत ज्यादा अभी भी ईरान के पास लीवरेज है, लेकिन प्राइस टैग जरूर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कामयाबी से सब कुछ कर गुजरेंगे, कीमत उन्होंने बहुत दी है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जितनी लड़ रहे, खुदा ना खास्ता जंग दोबारा भी शुरू हो जाती है, जितनी मर्जी ऑप्टिकली कर ले, आना तो फिर टेबल पर है। आपने 40 दिन तक दोनों मुल्कों ने कोशिश कर ली, एक ने सस्टेन कर लिया, एक ने डिस्ट्रक्शन कर दी। तो अब जितना टेक होम है, अब कंपोजिशन नहीं बदलने लगी। ईरान ने पिछले 400 सालों में, 500 सालों में तकरीबन 4 जंगें लड़ी हैं, उसकी तफसील का आपके पास टाइम नहीं होगा। तमाम की तमाम जंगें वो जीता नहीं ईरान, लेकिन हुकूमत और रजीम सस्टेन रही उसमें 500 साल के अंदर। तो मेरा ख्याल है अमेरिका को और ईरान दोनों को समझना चाहिए कि अब वॉर ऑफ नर्व से निकल के, ईगो से निकल के, ग्राउंड रियलिटी चेक की तरफ जाना चाहिए। दुनिया को हॉस्टेज जो बनाया हुआ है पिछले दिनों, तकरीबन 3-4 महीनों से, उससे निकलना पड़ेगा इनको। बेशक खुदा ना खासा लड़ लेंगे, तो मेरा मानना वही है कि फिर आना पड़ेगा। हम इसी तरह टॉक शो कर रहे होंगे महीने 2 बाद, खुदा ना खास्ता अगर ये हुआ तो आई एम श्योर रियलिज्म आ गया होगा। ईरान की कैपेसिटी अभी भी बहुत है, लेकिन अमेरिका के पास भी जाहिर है ईगो के साथ बैक्ड बाय मिलिट्री हार्डवेयर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अहमद, आपको क्या लगता है, अभी जैसे JCPOA का हवाला दे रहे थे जौहर साहब, और उसमें ज़ाहिर है कि बहुत वक्त लगा था, इस प्रोसेस के अंदर भी वक्त लग सकता है, लेकिन जो शराइत हैं, जो ईरान की, मतलब कौन कौन सी ईरान शराइत मान सकता है कि यूरेनियम की अफसूदगी को ख़त्म कर दे, किसी और मुल्क को हैंड ओवर कर दे, मिसाइल प्रोग्राम को की कैपिंग कर दे, या फिर ये है कि उनकी जो आबनाए हुर्मुज़ है उसको खोल दे? मतलब टेबल पे बहुत सारी ख्वाहिशात है अमेरिका की, किन ख्वाहिशात को वो एड्रेस कर सकता है? जी देखिए, अगर हम हिस्टोरिकली JCPOA वाली बात आप उसको भी अगर देखें और अभी भी आप ईरान की जो सिचुएशन है उसको देखें, तो मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि जो फेस सेविंग का एलिमेंट है, जिस तरह आपने देखा कि राइजिंग लाइन 1 के दौरान एंड पे फेस सेविंग ही दोनों को रिक्वायर्ड थी। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स के साथ अटैक किया और ईरान ने कहा कि दिस
जगह पे अटैक हुए, हमने वो फैसिलिटीज 2 महीने पहले खाली कर दी थी। फिर ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकन बेस पे अटैक किया, तो अमेरिकन ने कहा वो बेस हमने 2 हफ्ते पहले खाली कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो ट्रैप है कि जिसमें हम फेस सेविंग, ईरान भी और यूएस भी, ये दोनों इस वक्त अपनी पब्लिक, अमेरिका में आपको नजर आता है कि मिड टर्म इलेक्शंस हैं, वो सारा दे नीड फेस सेविंग पब्लिकली, डोमेस्टिकली, -18 और पे ईरान रेटिंग के चली अंदर गई भी है, पब्लिकली अप्रूवल रेटिंग। डोमेस्टिकली फेस हाँ सेविंग। बिल्कुल, प्रेसिडेंट ट्रम्प की आज जो आई है थोड़ी देर जी पहले, अप्रूवल रेटिंग -18 पे है, बहुत ही गैर मकबूल। माइनस। जी, मैं 90 लाख के करीब लोग अमेरिका की तारीख में पहली दफा सड़कों पे निकले हैं, और वो भी जंग के दौरान निकले हैं। आपका मुल्क किसी और के साथ जंग लड़ रहा है तो सड़कों पे लोग निकले इस जंग के खिलाफ। पूरी दुनिया के अंदर, यानी जो 7 बिलियन पॉपुलेशन है उसमें एक दो एलिमेंट्स जो हैं, इसराइल, इंडिया, इसके अलावा हर बंदा यही चाहता है कि ये जंग रुके। दूसरी बात ये ईरान वाली, मैं आपके साथ ये कह रहा था कि ईरान को भी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए वो बहुत ज्यादा उन चीजों के ऊपर वो बात चल गई। जहां तक न्यूक्लियर की बात है, जब JCPOA की बात हुई थी तब भी ईरान वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, और ईरान अभी भी जब ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे तो ईरान ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें रेड लाइंस हैं ईरान की, वो सैंक्शंस हैं, ईरान के सस्टेनेबल पीस वाला मामला है कि दोबारा उनके ऊपर हमला नहीं होगा, और बाकी सारी जो स्पेशली जो इकोनॉमिक कॉस्ट है इस जंग की जो ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ईरान वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज। लेकिन जिन प्रोफेसर साहब का आपने भी जिक्र किया, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं दोनों साइड्स के ऊपर, ये प्रोफेसर मरंदी और ये सारे, तो इनको अभी जो निगोशिएशन जिस फेज में एंटर कर गए हैं, मतलब तकरीबन 8 से 9 घंटे बाकी हैं सीज फायर के रुकने में, तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं वो हर पार्टी को, दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स को अवॉइड करनी चाहिए, ताकि कम से कम सीज फायर इंक्रीज होगी तभी स्पेस मिलेगी डिप्लोमेसी की। वरना इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर सीज फायर इंक्रीज नहीं होती किसी भी फरीक की हार्डलाइन अप्रोच या ऑप्टिक्स की वजह से, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो स्पॉयलर्स को होगा, वो उन एलिमेंट्स को होगा जो पहले दिन से चाहते हैं कि ये जंग मजीद फैले और ये जंग कंटिन्यूड रहे। और जौहर साहब, वो स्पॉयलर्स जो हैं वो जाहिर है कि वो तो नहीं चाहेंगे कि ये जो टेबल है मुज़ाकरात की ये भी सजे, इसका सेहरा अब किसके सर होगा कि वो इस पीछे हटे और इसको सजाए। लेकिन जो आप JCPOA की बात कर रहे थे उसके अंदर जो मामलात थे और अभी जो मामलात है, मसलन जो यूरेनियम के ऊपर जो बात हो रही थी पहले इस जंग से पहले, उसके बाद अब बहुत कुछ टेबल पे आ चुका है। आपको क्या लगता है कि अगर ये बातचीत पे आते हैं तो कहाँ कहाँ पे ईरान को हटना पड़ेगा और कहाँ पे जो है वो अमेरिका को हटना पड़ेगा? जी, कोर इशू अभी भी न्यूक्लियर ही है और उसके साथ लिंक्ड है ज़ाहिर है सैंक्शंस, रिलीफ और जो अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। अब नया हुरमस तो एक ऐसा पॉइंट है जो लेवरेज पॉइंट है ईरान के लिए, और उसको अमेरिका न्यूट्रलाइज कर रहा है या कोशिश कर रहा है ब्लॉकेड के जरिए। जो कोर पॉइंट है वो यही है। बाकी जो कई पॉइंट्स देखें, ईरान रेपरेशंस की बात कर रहा था, वो उनकी अमेरिकन फौजों का ड्रॉ डाउन की बात कर रहा था, उन सारी चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता चलें, गिव एंड टेक हो गया। दूसरी तरफ अमेरिकन भी, वो प्रॉक्सीज की बात भी थी, मिसाइल्स की बात भी थी, अब वो इतनी ज़्यादा नहीं सुनने में आ रही। अब ज़्यादा जो असल जो इशू, जो कंटेंशियस इशूज़ रह गए हैं वो ये जिससे जंग शुरू हुई थी। देखिए JCPOA बड़ा एक अच्छा मुआहदा था और उसमें पूरी दुनिया का इत्तेफाक था। वो सालों की मेहनत के बाद, वो तो 2009 से प्रोसेस शुरू हुआ था, फॉर्मल प्रोसेस भी 18 महीने चला। उसके बाद 2015 में जब मुआहदा हुआ तो सारे P5 कंट्रीज़ ने उस पर दस्तखत किए और वो उसको इतनी सेंक्टिटी थी। लेकिन इसराइल उसके सख्त खिलाफ था, यही नेतन्याहू ने तो जाके US कांग्रेस में तकरीरें की उसके खिलाफ, ओबामा की मर्जी के खिलाफ जाके, और बहुत ही अंडरमाइन करने की कोशिश की, नहीं कर सका। ट्रंप के दौर में आके फिर जो है ना वो कोशिश की, और ट्रंप ने क्योंकि एश्योरेंस दी हुई थी उस वक्त, तो विड्रॉ किया। तो मैं समझता हूँ बल्कि उस वक्त अगर विड्रॉ ना करते तो ईरान में तो देखें उस वक्त रूहानी जो सदर थे वो बड़े स्ट्रेंथन हो रहे थे और मॉडरेट्स ईरान में स्ट्रेंथन हो रहे थे, तो ईरान में तो आज पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती, मॉडरेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गए होते, जो कि सारी दुनिया के लिए बेहतर होता। खैर उस बहस में नहीं जाते, लेकिन जब टर्म्स की बात करते हैं तो अब जो अमेरिका चाहता है वो उससे आगे चाहता है, जो कि उनको शायद मिल भी जाए। और लेकिन यही कुछ इस किस्म की मिलती जुलती टर्म्स शायद उनको इससे पहले भी, ये जो अगर मुज़ाकरात करते तो उसमें भी शायद मिल जाती। जो है अभी जो है ये 0% इनरिचमेंट चाहते हैं, उसमें 3.67 थी, क्योंकि इजरायलीज का ये ख्याल था कि जी अगर इनको कुछ भी इनरिचमेंट की इजाज़त हुई तो ये एक कहीं ना कहीं से लूप होल तलाश करके बॉम्ब बना लेंगे। ये उनका एक फेयर है, वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट समझते हैं ईरान को अपने लिए। तो वो और फिर जो देखिए नेतन्याहू की सारी सियासत जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स पे चलती है, एक कॉन्फ्लिक्ट से दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट, चौथा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसराइल की, वो थ्योरी है मो द ग्रास। मो द ग्रास ये थ्योरी है कि जी ये जो हमारे दुश्मन हैं सारे, जिनको वो बहुत सारे मुल्कों को अपना दुश्मन समझते हैं,
उनको वक्तन फ़वक्तन जो है ना, ये बहुत सारे ग्रुप्स जिनको अपना दुश्मन समझते हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन उनसे कॉन्फ्लिक्ट करें और उनको जो है ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज करें। ये एक वो परसिस्टेंट स्ट्रेटजी बहुत सालों से उनकी, अभी भी उसी पे कारबंद हैं वो। ईरान की देखें सारी जो हिजबुल्लाह को किया, हमास को किया, इवन होतीस को अमेरिकन के जरिए उन्होंने बॉम्बिंग करवाई। फिर उसके बाद देखें ये जितने मुल्क अभी भी देखें लेबनान में क्या कर रहे हैं, सीरिया में क्या किया, वहाँ पे ज़ाहिर उनकी जो ईरान सपोर्टेड हुकूमत ही चेंज कराई, फिर ईरान को अब उसी तरह डैमेज कर रहे हैं। तो उनकी तो है, उनको तो अच्छा, फिर उनको तो ये सूट करता है कि जंग भी चलती रहे। क्यों? वो इसलिए चाहते हैं जंग चलती रहे क्योंकि उनको पता है कि ये मौका अब उनको दोबारा नहीं मिलेगा। 30 साल के बाद एक अमेरिकी सदर जो है माना है जंग करने के लिए, और वो भी एक बार नहीं दूसरी बार भी माना है, उसके बाद वो दोबारा नहीं करेगा ये सदर भी। तो फिर उसके बाद आने वाला सदर कहाँ करेगा? तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस बार मैक्सिमम डैमेज जो इन्फ्लिक्ट कर सके ईरान पे वो करें। लेकिन वो चाहते हैं कि ये जंग थोड़ी और चले इस वक्त ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्विकली खालिद साहब, आपको लगता है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका दोबारा हमला नहीं कर सकता क्योंकि एक तो पॉपुलैरिटी नहीं है, इस जंग के खिलाफ बहुत लोग हैं, खुद कांग्रेस के अंदर बहुत बेचैनी है, हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। जो ये मिरर की स्टोरी में पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा जी वो कोड मांग रहे थे और उनका जौहरी तवानाई का कोड, और उसको उनको इनकार किया जनरल ने, अमरीकी जनरल ने। तो आपको लगता है कि ये हमला करना आसान होगा दोबारा ईरान के ऊपर? देखिए, हमला तो एक चॉइस है ना, आप जिस दिन मर्जी कर दें। जैसे हिंदुस्तान अगर कहता है ऑपरेशन सिंदूर 2 करना है अभी, तो वो जब मर्जी कर दें। जब आप हमला करते हैं तो आपने फिर टेक होम कुछ दिखाना होता है, वॉर ट्रॉफी दिखानी जरूरी होती है, नंबर 1। अब जो मिलिट्री माइट अमेरिका ने 40 दिन इस्तेमाल किया, जितना भी आप पढ़ते हैं, तमाम की तमाम पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि क्या इन्होंने कोई ऐसी चीज की थी जो कहा कि नहीं वो पार्ट 2 के लिए रखते हैं। अमेरिका ऑल आउट आया है, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर में से 2 लाया, दोनों डैमेज हुए, पुल बैक कर लिए। नेवी को ऐसा टास्क दिया गया जो अनरियलिस्टिक था, डिल्यूट कर दिया गया। थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था कि ये ब्लू वाटर नेवी थी जिसके अंदर पावर प्रोजेक्शन की जाती थी फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंस। किसी जगह घेर के बंद गली जिसको कहते हैं, उसके लिए ये नेवी नहीं बनी थी और वो नहीं कर सके वो काम। तो आया क्या, जोग्राफिया चेंज नहीं हुआ। जोग्राफिया तो डे 1 से ईरान ने अपने लिए किया ही एसिमेट्रिक ऑप्शन था। उनको पता था उनकी क्या एडवांटेज है। शायद अमेरिका ने या हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया होगा कि कितना फोर्सफुली या कितना इफेक्टिवली स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सकते हैं। तो आई थिंक अमेरिका के पास कार्ड की मिलिटरीली स्ट्रेंथ वाइज तो बहुत है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास 70 सबमरीन्स हैं, उनको भेज दें। लेकिन क्या होगा, वो आर दे सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन? वो मैं कहता हूं नहीं है। अगर वो कर सकते तो वो 40 दिन में पहले, सीज फायर से पहले वो कर चुके होते और घुटनों पर एक मजबूर कर चुके होते टेकने पर। वो नहीं कर सके। डिस्ट्रक्शन अभी भी कर सकते हैं क्योंकि एयर कंट्रोल, एयर डोमिनेंस अमेरिका के पास है। उसके लिए पब्लिक ओपिनियन और ज्यादा खिलाफ हो जाएगी। अगर आप पब्लिक ब्रिजेस, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाना शुरू करके, तो पहले ही आपने कहा -18 चली गई रेटिंग, तो और कहां चली जाएगी। आई थिंक उनको ये भी परसेप्शन का भी ख्याल है। मेरा ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट से ज्यादा किसी को पब्लिक ओपिनियन की फिक्र इतनी नहीं रही, जिनकी इतने कॉन्शियस हैं पब्लिक इमेज के लोग मुझे कैसा रिव्यू करते हैं। तो आई थिंक ये ऑब्लिगेशन है उन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने वक्त दिया और इसके ऊपर गुफ्तगू की। अब चंद घंटे बाकी हैं इस सीज़ फायर के ख़त्म होने में। अल्लाह करे कि सीज़ फायर की तौसी भी हो और मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी हो और पाकिस्तान के अंदर ही हो, और पिछली दफ़ा की तरह बिल्कुल आखिरी लम्हों के अंदर जैसे पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया था और सीज़ फायर हुआ था, इसी तरह से अल्लाह करे कि आज भी ये सब मामलात हों। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।